भूतिया चक्की वाला। कहानी है रामपुर की। श्याम सुंदर त्रिपाठी रामपुर के खयात नाम डॉक्टर थे। रामपुर के लोग उन्हें भगवान का दर्जा देते थे। श्याम सुंदर की पत्नी थी माया। माया और श्याम सुंदर की नई नई शादी हुई थी। माया श्याम सुंदर से बहुत प्रेम करती थी और उन्हें खुश करने में ही लगी रहती थी। एक शाम माया को बचपन की सहेली नीता का फोन आया। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? डॉक्टर साहब कैसे हैं? वो भी ठीक हैं, अस्पताल में हैं अभी। एक बात बता, तुम्हारी जैसी लड़की को श्याम सुंदर जी ने पसंद कैसे किया? क्योंकि यहाँ आजमगढ़ में तुम्हारे तेवर तो कुछ अजीब थे। मैं अब वैसी नहीं रही, बदल चुकी हूँ। पति परमेश्वर और ससुराल से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं। चल भाई, अब रखती हूँ। सुंदर जी को बेसन के लड्डू बड़े पसंद हैं। चक्की जाकर अपने हाथ से आटा पिसवा कर लाती हूँ। रात के 9:30 बजे चने की दाल लेकर माया अपने नौकर जगन के साथ कार में बैठकर चक्की की तरफ निकल गई। इधर चक्की वाला दामू चक्की में आटा पीस रहा था कि अचानक लाइट चली गई। हे भगवान, इसे क्या हो गया? अचानक अंधेरे में दामू एक परछाई देखकर जोर से चिल्लाया। अचानक लाइट आ गई और चक्की शुरू हो गई। लेकिन दामू का ध्यान चक्की पर नहीं था। उसका रवैया बदल चुका था। एक आत्मा ने उसे वश कर लिया था। माया की कार चक्की के सामने आते ही रुक गई। नौकर नीचे उतरा और चने की दाल लेकर अंदर आया। दामू दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा था। और दामू, चने की दाल रख कर जा रहा हूँ। खुद मैम साहब आई है आज। मैं बीड़ी सुलगाने जा रहा हूँ, जल्दी से पिसवा देना, समझा? नौकर जगन निकल पड़ा। जैसे ही जगन निकला, दामू ने जगन की तरफ देखा तो दामू भयानक भूत बन चुका था। दामू नहीं बोला, आजमगढ़ का चक्की वाला बोला। दामू जोर जोर से हंसने लगा। थोड़ी देर बाद माया अंदर चक्की में आई तो चक्की में कोई नहीं था। ये नौकर भी बड़ा कामचोर है। चक्की वाले का पता नहीं और ये गया होगा बीड़ी सुलगाने। तभी अचानक चक्की अपने आप शुरू हो गई और भयानक आवाज करने लगी। चक्की की आवाज सुनकर माया डर गई। अरे, अपने आप कैसे शुरू हो गई? अचानक लाइट चली गई, लेकिन चक्की का लाइट पर कोई असर ही नहीं हुआ। चक्की जोर जोर से घूमती रही। माया बुरी तरह डर गई। कोई है? जगन, जगन! कौन चोर? चक्की वाला कहाँ है? अरे जगन! अंधेरे में माया चिल्लाती रही, लेकिन चक्की की आवाज में उसकी आवाज भी दब गई और नौकर जगन चक्की के बाहर आराम से बीड़ी खींचता रहा। अंधेरे में माया ने देखा कोई दीवार के पास खड़ा मुस्कुरा रहा है। माया समझी दामू खड़ा है। वो गुस्सा हो गई। दामू, ये सब क्या है? फिर से लाइट आई। जैसे ही लाइट आई, चक्की अपने आप बंद हो गई। चक्की में सन्नाटा छा गया। माया ने दामू की तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ दामू नहीं भोला खड़ा था। आजमगढ़ वाला, चक्की वाला भोला। तुम तो मर चुके हो ना? हाँ, मर चुका हूँ। तुम्हें मारने आया हूँ। क्या? मुझे क्यों मारना चाहता है? भूल गई वो दिन, जिस दिन तू मेरे चक्की पर आई थी? भोला की बात सुनकर माया अपने आप में ही खो गई और उसे वो दिन याद आया जिस दिन उसकी गलती की वजह से एक बेगुनाह की जान चली गई थी। माया आजमगढ़ के बड़े परिवार की लाड प्यार में पली बड़ी बिगड़ी हुई बेटी थी। हर वक्त बस मोबाइल पर गुटरगू। जा भोला राम की चक्की से आटा पिसवा कर ला, चल जा। रघु भैया, समझाओ ना माँ को। माँ, घर में नौकर चाकर है ना, माया क्यों जाए? रघु, मैं तुम बाप बेटों की काली करतूतों में दखल नहीं देती। तुम भी हम माँ बेटी में दखल ना दो। माया जाती हो कि मोबाइल बंद करवा दूं? हाँ? माया को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन फिर भी
माँ के डर से वो आटे का डब्बा लेकर भोलाराम की चक्की पर निकल पड़ी। भोलाराम एक शरीफ और ईमानदार नौजवान था। जैसे ही उसने थकी हारी माया को देखा, वो आटे का डिब्बा लेने उसकी तरफ भागा और गलती से उसका हाथ माया की कमर को छू गया। माया ने भोलाराम को जोरदार चांटा मारा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी कमर को हाथ लगाएगा? तभी माया का भाई रघु वहाँ आया। क्या हुआ माया? मेरी कमर को छुआ इसने। बहन को गलतफहमी हुई है भैया। रघु को गुस्सा आया और उसने भोला को चक्की पर पटक पटक कर मार डाला। कुछ याद आया? गलती हो गई भोला। उस दिन माँ का गुस्सा तुम पे निकल गया। मुझे माफ कर दो। तेरी गलती की वजह से मेरी जान गई, अब तेरी जाएगी। भोला का भूत माया की तरफ बढ़ने लगा। माया चिल्लाने लगी, बचाओ 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 बचाओ। अचानक चक्की शुरू हो गई और माया की आवाज दब गई। भोला माया के पास आया। उसने माया का सिर पकड़ लिया और चक्की पर पटक पटक कर माया को मार दिया। इस प्रकार गलतफहमी और दुर्व्यवहार की भारी कीमत माया को चुकानी पड़ी। बोरवेल वाला भूत। कहानी है पुणे की। रश्मि और निखिल पति पत्नी थे। सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करते थे और शहर से बाहर किराए के फ्लैट में रहते थे। ओहो, घंटों ट्रैवलिंग, ऊपर से फ्लैट का किराया। इसे तो अच्छा है पुणे में ही कोई घर खरीद ले, अब तो सेविंग भी काफी है। रश्मि की बात मानकर निखिल ने घर खरीदने का फैसला किया और अपने दोस्त की मदद से सदानंद नाम के आदमी से मिला जो घर बेचना चाहता था। देखिए, प्रभात रोड पर ही बड़ा सा घर है। वैसे तो चाचा का है, पर चाचा निसंतान थे तो घर मुझे देकर गुजर गए। मैं यूएस शिफ्ट हो रहा हूँ तो बेच रहा हूँ। रश्मि और निखिल ने घर देखा तो उन्हें काफी पसंद आया। उन्होंने घर खरीद लिया और सदानंद यूएस चला गया। कुछ दिन बीत गए। रश्मि और निखिल नए घर में सेटल हो गए थे। उनका डेली रूटीन भी अच्छा चल रहा था। एक रात रश्मि और निखिल सो रहे थे कि अचानक एक आवाज से रश्मि जाग गई। आवाज काफी भयानक थी। सदानंद, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आवाज के प्रभाव में आकर रश्मि बिस्तर से उठी और चलते चलते एक कमरे के सामने आकर रुक गई। कमरे का ताला अपने आप टूट गया, दरवाजा भी अपने आप खुल गया और रश्मि कमरे में आई। कमरे के बीच में बड़ा सा बोरवेल था जिसमें से अजीब आवाजें आ रही थीं। अचानक रश्मि की पीठ पर किसी ने हाथ रखा। रश्मि ने पीछे देखा तो निखिल खड़ा था। रश्मि, यहाँ क्या कर रही हो? निखिल का ध्यान बोरवेल पर जाते ही वो चौंक गया। सदानंद ने हमें बताया क्यों नहीं कि इस कमरे में बोरवेल है? हमने भी ये कमरा कभी ठीक से नहीं देखा। रश्मि नॉर्मल होकर बात करने लगी। बोरवेल है तो अच्छी बात है, पानी की झंझट ही खत्म हो गई फिर तो। दूसरे दिन रश्मि निखिल के साथ जॉब पर तो गई, पर उसका रवैया ही बदल चुका था। लंच ब्रेक में किसी को बताए बिना वो चुपचाप घर लौट आई और बोरवेल के सामने आकर खड़ी हो गई। मुझे बाहर निकालो। रश्मि ने बोरवेल का स्विच ऑन किया और गार्डन में आकर बोरवेल का पानी पेड़ पौधों को देने लगी। पानी से सारे कॉलोनी में दुर्गंध फैल गई। लोग नाक मुंह बंद करके घरों से बाहर निकले तो दुर्गंध बढ़ गई। लोगों ने नोटिस किया कि रश्मि दुर्गंध वाले पानी से गार्डन भिगो रही है। लोग चिल्लाते हुए रश्मि की तरफ भागे। अरे ये पानी सड़ चुका है, रुक जाओ। लोगों की बात सुनकर रश्मि जोर जोर से हंसने लगी और पानी की धार से उसने लोगों को भिगोना शुरू किया। दुर्गंध वाला पानी शरीर पर गिरते ही लोग भाग गए। शाम होते ही निखिल घर आया तो उसने देखा गार्डन के सारे पेड़ पौधे सूख चुके थे। निखिल गुस्सा हो गया और अंदर किचन में आया तो रश्मि खाना बना रही थी। क्या जरूरत थी कॉलोनी के लोगों के साथ बदतमीजी करने की? पागल कह रहे हैं तुम्हें? क्या जरूरत थी बोरवेल शुरू करने की? खाना बन गया है, मुंह हाथ धो लो। रश्मि की आवाज अजीब थी, मानो कोई पुरुष बात कर रहा हो। क्या हो गया है रश्मि? दोपहर में ऑफिस से भाग कर आ गई। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। क्या हो गया है तुम्हारी तबीयत को? क्यों ऐसे बिहेव कर रही हो? गहरी रात हो चुकी थी। निखिल सो रहा था।
अचानक एक भयानक आवाज से उसकी नींद खुली। सदानंद, मैं आ गया हूँ। निखिल डर गया। उसने देखा तो बिस्तर पर रश्मि नहीं थी। अचानक उसकी नजर सीलिंग पर पड़ी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। रश्मि ऊपर लटकी हुई भयानक भूत बन चुकी थी। जोर जोर से चिल्ला रही थी। मैं आ गया हूँ सदानंद, मैं तुम्हें मार दूंगा। ऐसा कहकर रश्मि निखिल की छाती पर कूद पड़ी और उसने निखिल पर हमला किया। रश्मि छोड़ो, क्या हो गया है तुम्हें? रश्मि निखिल पर लगातार वार करती रही। निखिल ने रश्मि को फेंक दिया और भागता हुआ बोरवेल के कमरे में आ छिपा। निखिल ने मोबाइल निकालकर सदानंद को कॉल किया। सदानंद, क्या किया है तूने? मेरी बीवी पागल हो गई है, बार बार तेरा नाम ले रही है, और ये बोरवेल, ये सब क्या चक्कर है? सदानंद ने हंसते हुए कहा। माफ करना दोस्त, हुआ यूं कि मैंने चाचा की सारी प्रॉपर्टी हड़प ली और उन्हें मार के बोरवेल में दफना दिया। चाचा का भूत सता रहा था, इसलिए घर बेच के यूएस शिफ्ट हो गया। अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना इंडियन पुलिस, ना इंडियन चाचा का भूत। ऐसा कहकर सदानंद ने फोन कट कर दिया। लेकिन सच सुनकर निखिल की हालत बिगड़ गई थी। मतलब चाचा का भूत रश्मि पर हावी है और मुझे सदानंद समझकर मारना चाहता है। तभी दरवाजा तोड़कर रश्मि अंदर आई और चिल्लाने लगी। मेरा घर, मेरी जायदाद हड़प कर मुझे बोरवेल में दफना कर। तू यहाँ छिपा है सदानंद, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चाचा, मैं निखिल हूँ, सदानंद नहीं। लेकिन रश्मि ने निखिल को बोलने का मौका नहीं दिया। उसने निखिल को पकड़ लिया, खींचकर बोरवेल के पास लाई और निखिल के साथ साथ उसने बोरवेल में छलांग लगाकर अपने साथ साथ निखिल की जिंदगी भी छीन ली।